अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट क्लास बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 को नेक्स्ट कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट आपने पिछली वीडियो में देखा होगा। तो उसमें हम चैप्टर नंबर 4 के चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे, जहाँ तक हम गोल्जी ऑपरेटर तक पहुँच चुके थे। आज हम गोल्जी ऑपरेटर से नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स भी एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कंसीडर किया जाता है चैप्टर नंबर 4 का। तो इसे देख लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। लाइसोसोम्स आर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स एंड आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स ड्यू टू देयर मॉर्फोलॉजी। उसने कहा जो साइटोप्लाज्म है वो कंसीडर किया जाता है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, और ये बहुत ही डिफरेंट है अदर्स से। These were isolated as a separate component for the first time by D. Duff in 1949. ये isolated as separate isolated हुए हैं component first time जिसने discover किया था वो था D. Duff in 1949. लाइसोसोम्स का एक मतलब है, लाइसो मीन स्प्लिटिंग एंड सोमा मीन बॉडी, टूटी हुई बॉडी आप कह लें, इसका मतलब हुआ। आर फाउंड इन द मोस्ट यूक्रियोटिक सेल्स, और जो कि यूक्रियोटिक सेल्स में ही फाउंड किया जाता है। एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट दैट गेन्स एंट्री इनटू द सेल इज इमीडिएटली इंगल्फ्ड बाय द लाइसोसोम्स। जो भी कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया, वायरस आ गया, कुछ भी आ गया बॉडी के अंदर, तो वो डायरेक्टली और फौरन लाइसोसोम्स से इनगल्फ किया जाएगा। लाइसोसोम से इनगल्फ करेगा, उसे कंप्लीट ब्रोक करके उसे डाइजेस्टिबल पीसेस में कन्वर्ट कर देगा, और इस प्रोसेस को कहते हैं फैगोसाइटोसिस, ईटिंग प्रोसेस ऑफ अ सेल। दे आर मोस्ट अबंडेंट इन दोज एनिमल सेल्स विच एग्जिबिट फैगोसाइटिक एटिक एक्टिविटी। ये अबंडेंट किस में है? उन एनिमल्स में है जो फैगोसाइटोटिक एक्टिविटी को एग्जिबिट भी करते हैं। दे आर बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन एंड आर सिंपल सैक्स रिच इन एसिड फोस्फेटेज एंड सेवरल अदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। जो ये बाउंड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है और रिच है, एसिड फोस्फेटेज में रिच है, और सेवरल अदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स में भी रिच है। These enzymes are synthesized in rough endoplasmic reticulum and are further processed in the Golgi apparatus. ये जो enzymes हैं ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सेंसाइज किए जाते हैं और इससे फर्दर प्रोसेस के लिए गोल्जी अपरेटस में होते हैं। और इस प्रोसेस्ड एंजाइम्स का एक बडिड ऑफ कट लगता है, बड कट होती है गोल्जी वेसिकल से, उसे प्राइमरी लाइसोसोम्स कहते हैं। लाइसोसोम्स कंटेन्स दोज एंजाइम्स व्हिच कैन डाइजेस्ट द फैगोसाइटोज्ड फूड पार्टिकल्स। ओके, ये हमारे पास आ जाती है हमारे पास डायग्राम इसकी इम्पोर्टेंट ही है, तो आप लोगों ने इसे भी ड्रा करना है। मैं आपको समझा देता हूँ कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं। ये देखिए, ये फूड का पार्टिकल आया, फूड का पार्टिकल यहाँ पे आया, इसके पास इंगल्फमेंट ऑफ पार्टिकल हुई, मतलब फॉरेन पार्टिकल था तो लाइसोसोम सबसे पहले आएगा, बाद में इंगल्फमेंट ऑफ पार्टिकल हुई, फूड वैक्यूल था, उसके बाद यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है वो ट्रांसपोर्ट वेसिकल कर रही है। ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स इसमें कंटेनिंग एक्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, वो गोल्जी अपरेटस के पास आएगा। गोल्जी अपरेटस इसको दो तरह में करेगी। गोल्जी अपरेटस एक यहाँ पे लाइसोसोम्स के ज़रिए यहाँ पे लाइसोसोम आएंगे, बाद में ये फूड वैक्यूल के साथ लाइसोसोम्स कन्वर्ट करके उन्हें डाइजेशन में हेल्प करेंगे, और साथ ही लाइसोसोम्स इनगल्फ डैमेज्ड ऑर्गेनेलिज, जो डैमेज्ड ऑर्गेनेलिज है वो भी गोल्जी अपरेटस से रिमूव होंगी, और उसके बाद वो भी डाइजेशन के प्रोसेस की तरफ चले जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पे आ गया कंपोनेंट्स ऑफ द वैक्यूल। समटाइम्स अंडर एबनॉर्मल सर्कमस्टांसिस, स्टारवेशन भूख के दौरान, और एज अ नॉर्मल फिजिकल प्रोसेस, और फिजिकल प्रोसेस के दौरान भी द पार्ट्स ऑफ सेल का इनगल्फ बाय प्राइमरी लाइसोसोम्स। कुछ पार्ट्स होते हैं वो सेल के प्राइमरी लाइसोसोम्स भी इनगल्फ कर लेता है और डाइजेस्ट करता है, जनरेट एनर्जी जनरेट करने के लिए। द लाइसोसोम्स विच ईट्स पार्ट्स ऑफ देयर ओन सेल्स आर नाउन एज ऑटोफैगोसोम्स। लाइसोसोम्स के ऐसे पार्ट्स जो अपने सेल खुद ही खाना शुरू कर देते हैं कह लें, उसे हम ऑटोफैगोसोम्स कहते हैं। द डाइजेस्टिव वैक्यूल्स एंड ऑटोफैगोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी लाइसोसोम्स। ऐसे डाइजेस्टिव वैक्यूल्स और ऑटोफैगोसोम्स को हम सेकेंडरी लाइसोसोम्स कहते हैं। दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन द ऑटोफैगी, और ये ऑटोफैगी में भी इन्वॉल्व करते हैं सेल्फ ईटिंग process. During this process, some old worn out parts of cells such as old mitochondria digested. जो इस प्रोसेस के दौरान कुछ पुराने या टूटे फूटे पार्ट्स या फिर कुछ ऑर्गेनेलिज को डाइजेस्टेड किया जाता है। इन दिस वे मटेरियल्स ऑफ सेल में भी रिसाइकल्ड में भी रिमूव रीन्यूड, और इस तरह जो मटेरियल होता है सेल का वो रिसाइकल कर लिया जाता है या नया बना दिया जाता है उसे ही। These enzymes can also result in the degeneration of cells and may occur during some development processes. Okay,
उसके बाद आ गया सेवरल कंजेनिटल डिजीजेज हैव बीन फाउंड टू, ये डिजीजेस का पोर्शन आ गया कि इसमें डिजीजेस भी हैं, ठीक है, डिजीजेस। डिजीजेस कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड स्टोरेज डिजीज, ये स्टोरेज डिजीज की डेफिनेशन स्टार्ट से लेकर यहाँ तक। उसके बाद ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 आती है हमारे पास डिजीज, द लीवर एंड मसल अपीयर फिल्ड विद ग्लाइकोजन विद इन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस। In this disease, an enzyme that degrades glycogen to glucose is absent. About 20 such diseases are known as these days. उसने कहा जो 20 ऐसी बीमारियां हैं जो अब तक यहाँ तक हो गई हैं, विच आर बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ अ पार्टिकुलर इंजाइम, जो कि किसी भी पार्टिकुलर इंजाइम के एब्सेंस की वजह से होती हैं। फॉर एग्जांपल टेसस डिजीज़, टेसस डिजीज़ भी एक ऐसी डिजीज़ है जो राइबोसोम्स की वजह से कहने हो जाती है, इज़ बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एन इंजाइम दैट इज़ इन्वॉल्व इन कैटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स। ओके, ये भी होती है उसकी एब्सेंस की वजह से इंजाइम की। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं पैरोक्सिसोम्स एंड ग्लाइकोक्सिसोम्स। ग्लाइकोक्सिसोम और पैरोक्सिसोम्स कोई लॉन्ग को ऐसा नहीं है, आप लोगों ने इन्हें स्किप कर दें, एज अ शॉर्ट करें, लॉन्ग की तरफ तवज्जो नहीं दें, ये लॉन्ग नहीं है। नेक्स्ट वैक्यूल है, वैक्यूल भी एज अ शॉर्ट ट्रीट किया जाता है, आप लोगों ने लॉन्ग के लिए नहीं करना इसको, आप लोगों ने इसे शॉर्ट की तरफ ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन थोड़ा सा कंसीडर कर लीजिए तो थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन एज ज़्यादा इसकी अहमियत नहीं है, तो आप लोगों ने इन्हें शॉर्ट के लिए करें, लॉन्ग के लिए क्रॉस कर दें इसे। नेक्स्ट आ गया हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने इन्हें मस्ट करना है। माइटोकॉन्ड्रिया वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलिज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलिज है यूकैरियोटिक सेल्स की, क्योंकि ये इन्वॉल्व किस में होती है, मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ एनर्जी टू द सेल, क्योंकि ये एनर्जी सप्लाई और मैन्युफैक्चर में हेल्प करती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है। इसे पावर हाउस भी कहा जाता है, एमसीक्यूज भी है, ठीक है। Under an electron microscope, they show complex morphology. Also, their number, shape, and internal structure vary widely. उसने यहाँ पे कहा हुआ है हमारे पास क्या है, माइक्रोस्कोप के से अपीयर्स किया जाता है वेसिकल्स, रोड्स और फिलामेंट्स में, ठीक है। अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी ये दिखाता है, आल्थो देयर नंबर, शेप और इसके इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत ही मुख्तलिफ हैं। माइटोकॉन्ड्रियन इज बाउंड बाय 2 मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन से बना जाता है। द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, जो बाहर वाली है वो स्मूथ होती है, और इनर मेम्ब्रेन्स में फोल्डिंग्स होती हैं, और इनर चैम्बर्स होते हैं कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, और ये जो फोल्ड्स होते हैं क्रिस्टी भी कहते हैं। द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर्स टू द आउटर और अदर सेल मेम्ब्रेन्स। डिटेल स्टडीज हैव शोन दैट माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो कंटेन डीएनए एज वेल एज राइबोसोम्स। डिटेल स्टडी ये बताती है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में है उसमें डीएनए भी होते हैं और राइबोसोम्स भी होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स एंड डीएनए इंडिकेट्स दैट सम प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन देम, इट इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिज। राइबोसोम्स की प्रेजेंस और डीएनए इंडिकेट्स करता है कि ये जो कुछ प्रोटीन्स होती हैं वो सिंथेसाइज इसमें ही होती हैं, और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है हमारे पास। इनर सरफेस ऑफ क्रिस्टी इज द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स स्मॉल नोब लाइक स्ट्रक्चर। इसके पास जो इनर सरफेस होती है क्रिस्टी की, उसमें ऐसी वाली स्ट्रक्चर होती है, नोब लाइक स्ट्रक्चर, ऐसी नोब लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसे F1 पार्टिकल्स भी कहा जाता है। F1 पार्टिकल्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसे मस्ट कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट आ गया हमारे पास यहाँ पे, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मेटाबॉलिक प्रोसेस द एनर्जी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑर्गेनिक फूड इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एनर्जी रिच कंपाउंड ATP। उसने कहा है एज अ रिजल्ट जो होता है वो मेटाबॉलिक जो प्रोसेसेस हैं वो एनर्जी एक्सट्रैक्ट करती हैं ऑर्गेनिक फूड से, उसे कन्वर्ट करती हैं ATP में, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, एंड द ATP देन प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सेल ऑन डिमांड्स। और जो ATP है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को डिमांड पे। द साइज एंड द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरीज, ओके, द साइज एंड द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरीज डिपेंड्स ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। ये हमारे पास इसकी डायग्राम आ गई। डायग्राम में आज देखिए आप देख सकते हैं आउटर मेम्ब्रेन, आउटर कंपार्टमेंट, इनर मेम्ब्रेन एंड F1 पार्टिकल्स, जैसे मैंने ये वाली बताई थी ना, तो इस तरह से ये गोल से ऐसे होती हैं F1 नोब लाइक पार्टिकल। इसके बाद ये डायग्राम दूसरी है, आप दोनों ड्रा कीजिएगा, पहले ये डायग्राम ड्रा करके ऐसे ही ऐसे बना लेना, देखिए ऐसे करके ऐसे ऐसे डायग्राम की तरफ कर दें, ओके।
इस तरह आप लोगों ने इसे डायग्राम को ड्रा कर देना है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। दिस एनर्जी, ये फंक्शंस आ गए माइटोकॉन्ड्रिया के। ओके, नेक्स्ट आ गया हमारे पास प्लास्टिक। प्लास्टिक ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन ये अगर पूरा है तो लेंथी भी हो सकता है, लेकिन लेंथी मतलब उन्हें ये नहीं होता, लेकिन वो दे देते हैं प्लास्टिक भी कि राइट एंड ऑर्डर प्लास्टिड। तो लेकिन प्लास्टिक कम आता है, लेकिन उसकी जो पहली टाइप है क्लोरोप्लास्ट, ये बहुत ही रिपीट होती है और प्लास्टिक भी रिपीट होता है, तो आप कंप्लीट को कर लें। इसके अंदर 2 टाइप्स रहती हैं, उन्हें भी आप साथ मिला लें, तो ये 3 टाइप्स करके आप प्लास्टिक को ही कर लें। तो अगर क्लोरोप्लास्ट आ भी जाए तो कोई आपको टेंशन ना हो। ओके, तो प्लास्टिक को देखते हैं। प्लास्टिक जो पहली प्लास्टिक की डेफिनेशन देखते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड मोस्टली पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज प्रेजेंट इन द सेल्स आर कॉल्ड प्लास्टिड्स। उसने कहा जो मेम्ब्रेन बाउंड मोस्टली पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज जिसमें पिगमेंट्स होते हैं उसे हम प्लास्टिड्स कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट in photosynthetic plant cells there are many membranous bound structures containing a green pigment called chloroplast। जिन भी प्लांट्स में भी ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं या जिन प्लांट्स का भी कलर ग्रीन होता है, आप कह सकते हैं कि उनके पास क्लोरोप्लास्ट है। Okay, the green pigment is another compound chlorophyll which helps to take the cell absorb light energy and utilize it to manufacture food। उसने कहा जो ग्रीन पिगमेंट एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें क्लोरोफिल है, जो कि हेल्प करता है सेल को लाइट ऑब्जर्व और एनर्जी ऑब्जर्व करने में और उसे यूटिलाइज करने में। क्लोरोफिल मोलिक्यूल रिजेंबल्स द हीम ग्रुप ऑफ हेमोग्लोबिन। क्लोरोफिल मोलिक्यूल रिजेंबल करता है हेमोग्लोबिन के हेम ग्रुप से। अ प्रोटीन यूज इन ट्रांसपोर्ट, जो है कि हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में यूज होती है। द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज 2 मोलिक्यूल्स इज दैट क्लोरोफिल हैज मैग्नीशियम व्हाइल हेम हैज आयरन हैज एन सेंट्रल एटम। इन दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि क्लोरोप्लास्ट के पास सेंट्रल मैग्नीशियम है और हेम के पास आयरन है। नेक्स्ट आ गया क्लोरोप्लास्ट वेरी इन शेप एंड साइज द डायमीटर ऑफ अबाउट 4 to 6 माइक्रोमीटर। अंडर लाइट माइक्रोस्कोप दे अपीयर द हेटेरोजेनियस स्ट्रक्चर विद स्मॉल ग्रैन्यूल्स नोन एज ग्रेना एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स। उसने कहा लाइट माइक्रोस्कोप में अपीयर कर हम देख सकते हैं हेटेरोजेनियस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, वो स्मॉल ग्रैन्यूल्स के साथ, उसे हम ग्रेना कहते हैं। और अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्लोरोप्लास्ट show 3 main components: the envelope, the stroma and the thylakoids। envelope is formed by a double membrane। envelope double membrane से बनता है। stroma covers the most of the volume of chloroplast। जबकि जो stroma है वो chloroplast का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कवर करता है। stroma is filled with surrounds the thylakoids। stroma fluid जो होता है वो surrounds होता है thylakoids से। it contains proteins, some ribosomes and small circular DNA। इट कंटेन्स, उनका कुछ प्रोटीन्स होती हैं, राइबोसोम्स भी होती हैं, एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए भी। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट वेयर कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स टू मैन्युफैक्चर शुगर्स। उसने कहा ये एक पार्ट है क्लोरोप्लास्ट का जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड मैन्युफैक्चर होती है। और यहाँ पे कुछ उसके बारे में और बातें लिखी हुई हैं, यहाँ पर वीडियो लंबी हो रही है तो आपको मैं मेन चीज़ें बताऊँगा। नेक्स्ट क्या है 2 वाली टाइप क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट इसमें जो होता है जो प्लांट में अदर दैन ग्रीन कलर जो भी होता है उसे हम क्रोमोप्लास्ट कहेंगे। ये पेटल्स में होता है, फ्लावर्स में होता है और रिपन फ्रूट्स में होता है। ठीक है, हेल्प इन पोलिनेशन और डिस्पर्सल ऑफ सीड्स में ये हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट तीसरी टाइप्स आ गई हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट। कलरलेस जो प्लांट्स होते हैं वो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। इनकी सम ऑफ अदर शेप्स दे आर फाउंड इन अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एंड स्टोर फूड। या कि इसकी डायग्राम मस्ट ड्रा करनी है। अगर क्लोरोप्लास्ट आए तो फिर भी आप लोगों ने इसे मस्ट ड्रा करना है। अगर पूरा प्लास्टिड आए तो आप लोगों ने फिर जो मस्ट है ड्रा करना है। आउटर मेम्ब्रेन हो गई ये हमारे पास, ये हमारे पास इनर मेम्ब्रेन आ गई, ये हमारे पास ग्रैनम आ गए और थाइलाकोइड ल्यूमन और इंटरग्रैनम। ये हमारे पास ऐसे इंटरग्रैनम ऐसे है, वो कनेक्ट करती हैं 2 ग्रैनम को। ये देखिए 2 ग्रैनम रफ बन गए, कोई बात। ठीक है, उसके बाद स्ट्रोमा आ गया हमारे पास, थाइलाकोइड आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भी एक लॉन्ग क्वेश्चन कंसीडर किया जाता था, लेकिन अब लॉन्ग क्वेश्चन नहीं कंसीडर किया जाता, तो आप लोग इसे स्किप कर दें। इसके जो भी आगे टाइप्स हैं वो कुछ भी नहीं आप लोगों ने करना। ठीक है, इसे स्किप कर दें आप लोग। नेक्स्ट एंड लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। इसकी ये थ्योरी लिखी हुई है ना, तो आप लोग इसकी थ्योरी ना लिखें, इसमें आप लिखना है डिफरेंस। तो अभी मैं आपको डिफरेंस वो दिखाता हूँ आप लोगों ने कैसे लिखना है। ये देखिए हमारे पास आ गया डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो ये हमारे पास आ गया प्रोकैरियोटिक सेल और ये आ गया हमारे पास यूकैरियोटिक सेल।
और प्रोकैरियोटिक में सबसे पहले आगे प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, द न्यूक्लियर मटेरियल इज डायरेक्टली सबमर्ज्ड इन द साइटोप्लाज्म। जो कि प्रोकैरियोटिक सेल है उनके पास कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द ऑर्गेनिज्म पोजेसिंग प्रोकैरियोटिक सेल्स आर प्रोकैरियोट्स। जो ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोटिक सेल्स को पोजेस करते हैं वो प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। जो ऑर्गेनिजम्स पोजेस यूकैरियोटिक सेल्स करते हैं उन्हें आप यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। प्रोकैरियोट्स लैक मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेलिज, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, दे कंटेन्स ऑल द मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेलिज। ओके, नेक्स्ट लास्ट पे आ गया हमारे पास गोल्जी बॉडीज। ये कुछ थी जो क्लोरोप्लास्ट में थी और इसमें नहीं थी। प्रोकैरियोट्स हैव स्मॉल राइबोसोम्स ऑफ 70s। प्रोकैरियोट्स के पास है वो स्मॉल राइबोसोम्स 70s साइज है उसका, और इसके पास है 80s। इन प्रोकैरियोटिक माइटोसिस इज एब्सेंट एंड सेल डिवाइड्स बाय बाइनरी फिजन। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो होता है माइटोसिस एब्सेंट होती है और सेल बाइनरी फिजन से डिवाइड होता है, जबकि इनमें यूकैरियोटिक सेल्स में सेल डिवाइड्स माइटोसिस के जरिए होता है। प्रोकैरियोटिक्स आर प्रीमिटिव ऑर्गेनिजम्स, जो कि पुराने ऑर्गेनिजम्स कह लें, इसका मतलब है पुराने ऑर्गेनिजम्स। द यूकैरियोटिक सेल्स आर एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स। द सेल वॉल ऑफ द प्रोकैरियोटिक्स इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन म्यूरिन। जो सेल वाल है पेप्टिडोग्लाइकन की वो प्रोकैरियोट्स की वो पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन से मिलके बनती है। द ओनली प्लांट्स हैव सेल वाल्स, द सेल वाल जो प्लांट्स इज मेड ऑफ सेलुलोज। इनके यूकैरियोट्स में सबसे ज़्यादा प्लांट्स में ही सेल वाल पाई जाती है और सेल वाल उसकी सेलुलोज से मिलकर बनती है। एग्जाम्पल में आ गया बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्जी, साइनोबैक्टीरिया, ऑल अदर एनिमल प्लांट्स, फंजाई एंड प्रोटिस्ट। ओके, thank you so much for watching my video. Please like, share, comment and subscribe my channel. Allah Hafiz.